दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का पूरा कंट्रोल वायरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर में मैं पूरा का पूरा इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को माउंट करके आपको पूरा वायरिंग को एक्सप्लेन करूंगा। और वायरिंग को भी मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको पूरा चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फिलहाल के टाइम पे मैं जो समर्सिबल पंप स्टार्टर बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ सिंगल फेस मोटर के लिए जो कि होगा 1 हॉर्स पावर के लिए। अब जो 1 हॉर्स पावर का समर्सिबल पंप होता है उसके लिए हमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की आवश्यकता होगी उसको समझ लेते हैं। 1 हॉर्स पावर का जो समर्सिबल पंप होता है उसको चालू और बंद करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दो कैपेसिटर। एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाएगा स्टार्टिंग के लिए और दूसरा इस्तेमाल किया जाएगा रनिंग के लिए। अब 1 हॉर्स पावर के लिए जो कैपेसिटर इस्तेमाल करोगे इसमें से एक कैपेसिटर होगा आपका 50 माइक्रोफैराड का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 माइक्रोफैराड। मतलब कि जो आपका रनिंग कैपेसिटर होगा वो होगा 50 माइक्रोफैराड का और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा वो होगा 120 बाई 150 माइक्रोफैराड का। मैं जो यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कैपेसिटर प्रिक्सन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। वैसे तो मैं यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, कॉन्टेक्टर, अमीटर, वोल्ट मीटर और भी जो बाकी डिवाइसेस है सभी के सभी प्रिक्सन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे मेरे पास में दो कैपेसिटर है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कैपेसिटर के अलावा हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कॉन्टेक्टर। मैं यहाँ पे अभी के टाइम पे 2 पोल वाली कॉन्टेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास में 2 पोल का कॉन्टेक्टर है इसका करंट रेटिंग है 16 एम्पियर। मतलब कि इसके पावर वायरिंग से हम मैक्सिमम 16 एम्पियर करंट को फ्लो करवा सकते हैं। कॉन्टेक्टर का जो पावर रेटिंग होता है इस पावर रेटिंग के अलावा हमें कॉन्टेक्टर के कोयल का वोल्टेज भी ध्यान देना होता है। ये जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के कोयल पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 140 से लेके 220 वोल्ट। मतलब कि इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हम सिंगल फेज के पावर सप्लाई को आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्टेक्टर के अलावा हमें एक एमसीबी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक एमसीबी है। ये जो स्टार्टर है इसको बनाने के लिए मैं 16 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पे एक अमीटर इस्तेमाल करूंगा। अमीटर जो है इसका रेंज है 0 से लेकर 30 एम्पियर। इसके बाद एक वोल्ट मीटर इस्तेमाल करूंगा वोल्टेज को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर मेरा 0 से लेकर 500 वोल्ट का वोल्टेज को आसानी से मेजर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए होता है टर्मिनल ब्लॉक जिसमें हम इनकमिंग पावर सप्लाई और आउटगोइंग पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इन सभी के अलावा जो हमारा कैपेसिटर है और जो एमसीबी है इसको माउंट करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा माउंटिंग वाला फ्रेम। तो ये दोनों है कैपेसिटर को माउंट करने के लिए और ये एमसीबी को माउंट करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास में यहाँ पे इंडिकेशन लैंप है। ये जो इंडिकेशन लैंप है इसका इस्तेमाल मैं करूंगा ऑन इंडिकेशन के लिए। और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है इस वोल्ट मीटर को हमेशा वोल्टेज नहीं दिखाना है। ये जो वोल्ट मीटर है इसके द्वारा यदि हमें वोल्टेज को देखना है तो वोल्टेज को देखने के लिए ये वाला पुश बटन इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि पुश बटन को प्रेस करने के बाद वोल्टेज शो होना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे वोल्ट मीटर के लिए। इसके अलावा हमें दो पुश बटन का इस्तेमाल करना होगा, एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन। तो कुल मिला के हमें इतना इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों अभी के टाइम पे देखने में आपको लग रहा होगा कि इतना सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जब मैं आपको वायरिंग बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि केवल वीडियो को देखने के बाद यदि आप खुद से अपना स्टार्टर को डिजाइन करना चाहते हो तो आप खुद उसका पूरा वायरिंग कर पाओगे। दोस्तों यदि आप इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बाय करना चाहते हो या फिर किसी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बाय करना चाहते हो तो किस प्रकार से बाय करोगे पूरा डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां पे आपको फोन नंबर मिल जाएगा या फिर आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूं कि ये जो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इस बॉक्स के अंदर में माउंट कर देता हूं। तो ये जो मेरा बॉक्स है इस बॉक्स में पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मैंने माउंट कर दिया। अब हमें इन सभी का कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए हम इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम में यदि आप देखोगे तो जो हमारा फेज सप्लाई है वो फेज सप्लाई सबसे पहले एमसीबी में जाएगा, फिर एमसीबी से अमीटर में और अमीटर से कॉन्टेक्टर के टर्मिनल पे जाएगा। तो सबसे पहले इतना वायरिंग हम कर देते हैं। देखिए दोस्तों जो आपका इनकमिंग पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई को लाके आपका जो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक है इस ब्लॉक के साथ में कनेक्ट करना होता है। जैसे कि जो आपका पहला वाला टर्मिनल होता है इस पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना होता है, सेकेंड वाले टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले टर्मिनल पे हम फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो इसका जो दूसरा टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ में एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ।
इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके मेरा जो एमसीबी है इस एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। ये जो मेरे पास में एमसीबी है इस एमसीबी के साइड में यदि आप देखोगे तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई और यहाँ पे लिखा हुआ है लोड। तो जिस साइड में सप्लाई लिखा हुआ है उसी साइड में आपको इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, और जिस साइड में लोड लिखा होगा उस साइड से आपको पावर सप्लाई ले जाके आपके कॉन्ट्रेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो वायर है इस वायर को लाके सप्लाई वाले टर्मिनल पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे हमें एक वायर कनेक्ट करना है और इसको ले जाके अमीटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर को ले जाके लोड वाले साइड में इसको कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से, और इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके अमीटर का जो ये वाला टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला मीटर मेरा अमीटर का है, तो इसी वाले अमीटर के साथ में मैंने इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। अब इस अमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा इस पावर सप्लाई को ले जाके हमें कॉन्ट्रेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करके लेके जाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे पावर टर्मिनल है तो इसके साथ में इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने फेज सप्लाई को ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दिए और अमीटर के साथ भी कनेक्शन कर दिए। अमीटर के बाद में पावर सप्लाई को ले जाके कॉन्ट्रेक्टर को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब जो यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई है इस न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्टली ले जाके कॉन्ट्रेक्टर का जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। फेज सप्लाई को हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए तो न्यूट्रल सप्लाई को इस पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए मैं एक ब्लैक वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर को ले जाके सेकेंड वाला जो टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाना है और कॉन्ट्रेक्टर का जो दूसरा पोल है उस पोल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। मैं इसको इस वायर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा टर्मिनल है इस टर्मिनल पे मुझे फेज सप्लाई मिलेगा, मतलब कि कॉन्ट्रेक्टर जब मेरा ऑन होगा तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई होगा वो पावर सप्लाई मुझे इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके ये जो मेरा टर्मिनल ब्लॉक है इस ब्लॉक का जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। देखिए दोस्तों, जो टर्मिनल ब्लॉक होता है इस टर्मिनल ब्लॉक में हम एक मार्किंग करते हैं। जैसे कि पहले वाले टर्मिनल पे हम लिखते हैं P, सेकेंड वाले पे N। P का मतलब कि फेज सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होगा, N का मतलब कि न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसके बाद जो तीसरा टर्मिनल होता है उसको हम मानते हैं R, इसके बाद चौथे को Y और इसके बाद जो आखिरी टर्मिनल होता है उसको मानते हैं B। मतलब कि ये वाला जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे मोटर का जो रेड वाली वायर होती है उसको लाके कनेक्ट करना होता है। मोटर का जो येलो वायर होगी उसको लाके बीच वाले पॉइंट पे मतलब कि चौथे नंबर टर्मिनल पे, और मोटर का जो ब्लू वाली वायर होती है उस वायर को लाके आखिरी वायर टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। तो अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा फेज सप्लाई है इस फेज सप्लाई के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेड वायर का इस्तेमाल कर लिया। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको ले जाके जो तीसरे नंबर का टर्मिनल है मतलब कि मोटर का जो रनिंग वाली वाइंडिंग होगी उस वाइंडिंग को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जो मोटर का कॉमन टर्मिनल है उस पर हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो ये वाला जो टर्मिनल है मतलब कि कॉन्ट्रेक्टर का जो सेकेंड वाला पोल है उस पोल के साथ ब्लैक वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि न्यूट्रल सप्लाई इसके जरिए आ जाए। और ये जो न्यूट्रल सप्लाई है इसको ले जाके आखिरी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, मतलब कि मोटर का जो कॉमन वायर है उस पे हम न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक जो हमने वायरिंग की है इस वायरिंग में फेज सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन कर दिया और न्यूट्रल सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन कर दिए। अब बीच में बच गया स्टार्टिंग वाली वायर। स्टार्टिंग वाली वायर में पावर सप्लाई जाती है कैपेसिटर के द्वारा। अब यहाँ पे हम टोटल 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा इसको आप समझिए। देखिए दोस्तों, जो आपका मोटर होता है उस मोटर का जो स्टार्टिंग वाली वायर होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा वाई वाला वायर जो होता है वो होता है स्टार्टिंग के लिए। तो इसमें जो पावर सप्लाई जाएगा कैपेसिटर के द्वारा वो पावर सप्लाई जाना चाहिए रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा। रनिंग कैपेसिटर होगा वो हमेशा पावर सप्लाई प्रोवाइड करते रहेगा इस वाले पॉइंट पे, लेकिन जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा इस कैपेसिटर को पुश बटन के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है इस पुश बटन के साथ में जो पीछे में एलिमेंट लगा होता है उस एलिमेंट में 2 एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। एक एनो कॉन्टैक्ट ये वाला हो गया और दूसरा एनो कॉन्टैक्ट ये वाला हो गया। तो स्टार्ट पुश बटन का जो दूसरा एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के द्वारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रनिंग कैपेसिटर है इसका कनेक्शन कर देते हैं। रनिंग कैपेसिटर का जो एक वायर होगा वो जाएगा कॉन्ट्रेक्टर के आउटपुट टर्मिनल पे मतलब कि फेज वाले टर्मिनल पे, और दूसरा वायर चला जाएगा वाई वाले टर्मिनल पे। तो हमें क्या करना होगा,
यहाँ पे जो हमारा रनिंग वाली कैपेसिटर है, ये रनिंग कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा होती है, रनिंग कैपेसिटर का वैल्यू कम होती है। तो जो मेरा रनिंग कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर का इस्तेमाल कर लूंगा पावर सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए। एक जो वायर होगा इसको ले जाके जो मेरा फेस सप्लाई है उस फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है इस टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कभी भी इस वायर को ले जाके इनपुट टर्मिनल पे मत कनेक्ट करिएगा। कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद ही हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है मोटर के लिए। तो कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है, मतलब कि ये वाला जो वायर है, इस वायर को ले जाके वाई वाला जो टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसको ओपन किया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसका हमें कनेक्शन करना है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर में जैसे कि मैंने बताया, स्टार्टिंग कैपेसिटर को पावर सप्लाई भी कॉन्टेक्टर के फेस टर्मिनल के द्वारा जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा वायर होगा वो जाएगा स्टार्ट पुश बटन के एनो कॉन्टेक्ट पे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वायर जो है इसको ले जाके जो फेस सप्लाई है इसी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और इस वाले पॉइंट पे डायरेक्टली मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वाले टर्मिनल पे टोटल 3 वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब इस कैपेसिटर का, मतलब कि ये वाला जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है इसको लेके जाना है और जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन लगाया गया है। जो आपका स्टार्ट पुश बटन होगा उस पुश बटन के बैक साइड में आपको टोटल 2 एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है। ये जो दोनों एनो कॉन्टैक्ट है, इन कॉन्टैक्ट में किसी भी एक टर्मिनल पे आप इस कैपेसिटर वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिए। ये जो कैपेसिटर का वायर है ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसके साथ में मैं एक वायर को लूप कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं इसका लूपिंग कर देता हूँ। वायर को लूपिंग करने के बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लाके जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन को यदि मैं प्रेस करता हूं तो प्रेस करने के बाद जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा ये जो वाई वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे। तो यहाँ से एक वायर को डायरेक्टली मुझे इस पॉइंट पे प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे येलो वायर इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस वायर को इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब कि पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा वाई वाले टर्मिनल पे, मतलब कि मोटर का जो स्टार्टिंग वाली वायर होती है उस वायर में ही पावर सप्लाई हमें प्रोवाइड करना है कैपेसिटर के द्वारा। तो मैंने इस वायर को इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग तो हमने कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए कंट्रोल वायरिंग बनाना है। कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से किया जाएगा इसको हम समझते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि जो आपका एमसीबी है इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से, आप चाहे तो एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से या फिर अमीटर जो है इस अमीटर का जो आउटपुट है उस टर्मिनल से एक वायर को लूप करके स्टार्ट पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई देना है। आप चाहे तो अमीटर के आउटपुट टर्मिनल से या फिर कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को लाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो स्टार्ट पुश बटन है इसको जो पावर सप्लाई दिया जाएगा उस पावर सप्लाई को मैं इस कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल से लेके जाता हूँ, मतलब कि यहाँ से वायर को लेके जाता हूँ जिस प्रकार से सर्किट डायग्राम में बनाया गया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल करूंगा। ब्लू वायर के जरिए मैं पूरा कंट्रोल वायरिंग करने वाला हूँ। तो इस वायर को ले जाके जो इनपुट टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे इस पुश बटन के लिए, मतलब कि पुश बटन जो है इसको इनपुट पावर सप्लाई हम डायरेक्टली यहाँ से ले जाके प्रोवाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्शन करने के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका पुश बटन है इस पुश बटन के दूसरे एलिमेंट के साथ इस वायर को कनेक्ट करना है। जो पहला वाला एलिमेंट है इसके साथ हमने कैपेसिटर वाले वायर को कनेक्ट किए हैं और जो दूसरा एलिमेंट है इसका इस्तेमाल किया जाएगा कंट्रोल वायरिंग करने के लिए। तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब स्टार्ट पुश बटन जो है इससे पावर सप्लाई जाएगा स्टॉप पुश बटन के लिए। तो एक छोटा सा वायर का लूपिंग करना होगा। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर के जरिए डायरेक्टली मैं इन दो टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। अब स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई जाएगा हमारे इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए, मतलब कि कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है इसके नीचे में यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इसके साथ हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो वायर है इस वायर को ले जाके स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। तो A1 टर्मिनल पे मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं A1 टर्मिनल इस साइड में, तो मैंने इस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया।
तो ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को मैंने फेस सप्लाई तो प्रोवाइड कर दिया। इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी देना होगा। तो न्यूट्रल सप्लाई मैं कहाँ से प्रोवाइड कर सकता हूँ? जो मेरा न्यूट्रल सप्लाई है, मतलब कि ये जो दूसरा नंबर का टर्मिनल है, इसके जरिए पावर सप्लाई मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। वैसे तो मेरा जो न्यूट्रल सप्लाई है वो इस पॉइंट पे कनेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया था, तो इसी के जरिए न्यूट्रल सप्लाई इस कॉन्टेक्टर के कॉइल में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा टर्मिनल है, इसको ले जाके कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, नीचे में इस तरफ है, तो इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद में हमें इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट बनाना है। देखिए दोस्तों, यदि इस कॉन्टेक्टर में एनो कॉन्टैक्ट होता, तो इस कंडीशन में आप क्या करते कि जो कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है, जैसे कि ये वाला जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट को स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस वाले कॉन्टेक्टर में कोई भी एनो कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो आपका पावर टर्मिनल है, जैसे कि ये वाला जो पावर टर्मिनल है, इस टर्मिनल का जो आउटपुट है, मतलब कि जो फेस सप्लाई आप इस्तेमाल किए हो, उसी फेस सप्लाई से एक वायर को ले जाके डायरेक्टली स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे या फिर स्टॉप पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। वैसे तो मेरा जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में मैंने यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट बनाया हूँ, ये वाला नहीं रहेगा, ये डायरेक्टली वायर जाएगा इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कॉन्टेक्टर का जो फेस वाला टर्मिनल है, उसी टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ब्लू वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ होल्डिंग सर्किट के लिए। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके हमें स्टॉप पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई देना है। यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है, तो इसके साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद मेरा जो होल्डिंग सर्किट है, वो होल्डिंग सर्किट बन चुका है। अब इसके बाद में जो मेरा इंडिकेशन लैंप है, जैसे कि ये वाला जो इंडिकेशन लैंप है, इसका कनेक्शन करना है, और जो मेरा वोल्ट मीटर है, इसका भी कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इसको सर्किट डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऑन इंडिकेशन होगा, इस इंडिकेशन को पावर सप्लाई आप चाहे तो कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल से दे सकते हैं, या फिर जो हमने यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाए, उसी होल्डिंग के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो स्टॉप पुश बटन के साथ में जो वायर कनेक्ट है, उसी वायर के साथ एक वायर को लूप करके इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई दिया गया है, इसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से वायर इस पॉइंट पे लूपिंग है, तो इसी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो वायर कनेक्ट हो चुका है। इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके इंडिकेशन लैंप जो है, ये मेरा इंडिकेशन लैंप है, तो इस इंडिकेशन लैंप को मैं फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप को हमें न्यूट्रल सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये जो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक है, इसमें जो न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया गया है, उसी के साथ मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा, इसको ले जाके इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी देना होगा। तो इस वोल्ट मीटर को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैं न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी के जरिए न्यूट्रल सप्लाई इसको भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करूंगा। इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ और इसको ले जाके इस वायर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके मेरा जो वोल्ट मीटर है, इसको न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। इस वाले टर्मिनल के साथ मैंने न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को चेक करने के लिए ये वाला जो पुश बटन है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि पुश बटन को प्रेस करने के बाद ही वोल्टेज शो करना चाहिए। तो इस काम के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा वोल्ट मीटर वाला पुश बटन है, इसको इनपुट पावर सप्लाई एमसीबी के द्वारा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे मैंने दो वायर को कनेक्ट कर दिया। एक वायर तो कंट्रोलिंग के लिए जा रहा है, दूसरा वायर हमारा वोल्ट मीटर के लिए जाएगा। इसका जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके मेरा जो वोल्ट मीटर का पुश बटन है, उस पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, इस प्रकार से। अब इस वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं, और इस वायर को कनेक्ट करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके ये जो मेरा वोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं, इस प्रकार से। तो सिंगल फेस का जो सबमर्सिबल पंप है, उसको चालू और बंद करने के लिए पूरा स्टार्टर रेडी हो चुका है। अब केवल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वायर का ड्रेसिंग करना है, तो इसको कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको पूरा इसका वर्किंग को दिखा दूंगा। तो ये जो स्टार्टर है, इसका पूरा मैंने ड्रेसिंग कर दिया हूँ। साथ ही साथ में इस स्टार्टर को मैंने इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ, जिसके द्वारा फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करूंगा।
अभी के टाइम पे मैं मोटर को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोटर मेरे पास में नहीं है सबमर्सिबल पंप वाली, तो उसको मैं शो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर यदि मेरे पास में सबमर्सिबल पंप आ जाएगा तो मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल आपको वर्किंग भी दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के टाइम पे जो मेरा पैनल है, ये पैनल पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। दोस्तों, मैंने जो सिंगल फेस का सबमर्सिबल पंप स्टार्टर बनाया, इस स्टार्टर में मैंने एनालॉग वाली अमीटर और वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया। यदि आप चाहो तो डिजिटल वाली अमीटर और वोल्टमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो डिजिटल वाली अमीटर वोल्टमीटर है, इसका भी कनेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। ये जो पैनल है, इस पैनल को एनालॉग वाली अमीटर वोल्टमीटर के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप भी खुद इस प्रकार का पैनल को बनाना चाहते हैं और उस पैनल में यदि आप इस प्रकार का डिजिटल अमीटर वोल्टमीटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है इस प्रकार का, जिसमें केवल एक यहाँ पे कटआउट होती है, जिसमें हम डायरेक्टली इस वाले अमीटर वोल्टमीटर को माउंट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यदि आप इस वाले बॉक्स को या फिर इस वाले बॉक्स को बाय करना चाहते हो, या फिर जो भी इस इलेक्ट्रिकल पैनल में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कैपेसिटर, कॉन्टेक्टर, अमीटर, वोल्टमीटर, एमसीबी, पुश बटन, जो भी चीजें आपको बाय करना है, पूरा बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां पे कॉल करके बाय कर सकती हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसका पूरा वर्किंग को देख लेते हैं। तो ये जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर को ऑन करने के लिए सबसे पहले एमसीबी को ऑन करना पड़ेगा। एमसीबी को ऑन करने के बाद हम वोल्टेज को चेक करेंगे। वोल्टेज को चेक करने के लिए ये वाला जो पुश बटन है, इसको प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करते ही यहाँ पे वोल्टेज शो करना स्टार्ट कर दिया। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं यदि इसको प्रेस करूं तो यहाँ पे वोल्टेज शो किया जा रहा है। अभी के टाइम पे 250 या 60 वोल्ट है, मतलब कि अच्छा खासा वोल्टेज है मेरे मोटर को चालू करने के लिए। ठीक है, अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको यदि मैं प्रेस करूं तो मेरा जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे इंडिकेशन लैंप भी ग्लो हो रहा है। ये जो इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो हो रहा है, आपको शायद वीडियो में पता ना चले। देखिए यहाँ पे ऑन हुआ, इंडिकेशन ग्लो हो गया, ऑफ होने पे इंडिकेशन लैंप ऑफ हो गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ओके, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा, ये वाला जो प्लंजर है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर चला गया, ऑफ करने पे ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर मेरा चालू बंद हो रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आप मोटर को चालू करने जाओगे तो मोटर को चालू करने के टाइम पे जब आप पुश बटन को प्रेस करोगे तो इस पुश बटन को आपको कम से कम 2 या 3 सेकंड तक प्रेस करना है, इसके बाद रिलीज करना है। 2 या 3 सेकंड के लिए प्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि इसी के साथ में हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो कनेक्ट होता है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तभी जाके पावर सप्लाई स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा हमारे मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगा। तो मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमें इसको 2-3 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है। इसको रिलीज करने के बाद जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो बाईपास हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जब मोटर में पावर सप्लाई जाने लगता है तो जो हमारा अमीटर है, ये अमीटर करंट को शो करना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल के टाइम पे मैंने कोई भी मोटर कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कोई भी करंट शो नहीं किया जा रहा है। अब यदि आपको स्टार्टर को ऑफ करना है तो सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से एक सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का पूरा डिजाइनिंग करोगे, मतलब कि वायरिंग करोगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि मैं इस वाले इलेक्ट्रिकल पैनल का इस्तेमाल करके सबमर्सिबल पंप स्टार्टर को बनाऊं तो आप कमेंट करिए। कम से कम 50 कमेंट आना चाहिए, इसके बाद ही इस वाले बॉक्स का इस्तेमाल करके मैं वायरिंग बनाने वाला हूं। यदि 50 कमेंट से कम हुआ तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो आप यदि सीखना चाहते हो कि किस प्रकार से इस वाले पैनल का डिजाइनिंग करेंगे, ये जो मैंने वायरिंग बताई, इस वायरिंग से थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा इसमें। तो यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट करिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।